चैप्टर नंबर 5 पे सबसे पहले 2 डायमेंशन में इक्विलिब्रियम जो है उसको कंसिडर किया था, जिससे आपने जो है वो असाइनमेंट भी सबमिट कराई थी और इसी 2 डायमेंशनल इक्विलिब्रियम से आपका क्विज नंबर 1 भी कल कंडक्ट किया जाएगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम इन 3 डायमेंशंस। ऑल्दो 3 डायमेंशन का टॉपिक हमने लास्ट टाइम स्टार्ट कर दिया था और इसके हवाले से हमने कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स की बात की थी कि 3 डायमेंशन में इन ऑर्डर टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम आप उसी तरह सपोर्ट रिएक्शंस जो है वो जज करते हैं। सपोर्ट रिएक्शंस जज करने से क्या मुराद है कि जिस रिजिड बॉडी को भी आप कंसिडर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सराउंडिंग से इन कांटेक्ट होगी, जिसकी वजह से जब आप उन सराउंडिंग से कनेक्शन को रिमूव करेंगे यू आर गोइंग टू गेट सम सपोर्ट रिएक्शंस. Now we studied 10 different types of supports which a rigid body can be supported in 3 dimensions. Or although it is difficult to remember all those 10 types of supports, however you need to remember only those 2 rules जो कि हमने बार बार 2 डायमेंशन में भी डिस्कस किए थे और 3 डायमेंशन में भी हम उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करते हुए सपोर्ट रिएक्शंस जो है वो जज करते हैं. Can any one of you tell me what was rule number 1? सर अगर कहीं ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्ट होगी तो वहाँ फोर्स ऐड होगा. ठीक है, तो रूल नंबर 1 रिस्ट्रिक्ट होगी वहाँ कपल मूवमेंट होगा. तो रूल नंबर 1 क्या कहते हैं कि whenever a support is restricting translation along any axis, so जब कोई सपोर्ट ट्रांसलेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रही है along some axis, once you remove that support you are going to get a reaction force directed along that particular axis जिसके along भी वो ट्रांसलेशन रेस्ट्रिक्ट की जा रही थी. So whenever a support is restricting translation along some axis, once you remove that support you are going to get a reaction force along that particular axis. The second rule was कि whenever a support is restricting rotation of a body along some axis, rotation अगर restrict की जा रही है, so once you remove that support you are going to get a couple moment about that axis जिसके about rotation जो है वो restrict की जा रही है. So these are the 2 general rules which are applicable in 2 dimensions as well as in 3 dimensions. आपको वो support ज़बानी याद करने की ज़रूरत नहीं है. All you need to remember is these 2 rules के जब ट्रांसलेशन रेस्ट्रिक्ट होगी आपको सपोर्ट के तौर पे एक अदद फोर्स मिलेगी, जब रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होगी आपको सपोर्ट के तौर पे कपल मोमेंट मिलेगी अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सिस. सो these 2 rules are being followed for deciding the support reactions in 2 dimensions as well as in 3 dimensions. हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इन सपोर्ट रिएक्शंस के हवाले से बात की थी. 10 डिफरेंट तरह के हमने सपोर्ट रिएक्शंस देखे थे 3 डायमेंशंस में और आज जो है वो हम थोड़ा सा इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कि क्या कंडीशंस या क्या इक्वेशंस हैं 3 डायमेंशन में इक्विलिब्रियम के लिए, एंड देन वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स रेलेवेंट टू दिस टॉपिक. एंड आज हमारी कोशिश यही होगी कि आज के लेक्चर में हम ये जो चैप्टर नंबर 5 है इसको कंप्लीट कर लें और इंशाल्लाह कल की जो हमारी क्लास है वहाँ से हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे. सो कल वाली क्लास और थर्सडे वाली क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे. चैप्टर 6 इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस. जो ट्रसेस की एनालिसिस है हम उसको जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अपनी कल की क्लास में. Okay, again a small question from you. What were the conditions for equilibrium in 2 dimensions? क्या equations हम इस्तेमाल करते थे equilibrium के लिए 2 dimensions में? Sigma fx equal to 0, sigma fy and momentum a and b. So the conditions were there shouldn't be any unbalanced force or moment acting on that rigid body. जब हम force की बात करते हैं और जब हम 2 dimensions की बात करते हैं तो specifically we resolve this force in terms of its x and y components. That is, we write summation fx equal to 0, summation fy equal to 0 and summation m equal to 0. So these were the conditions which we applied for a rigid body in 2 dimensions. Now coming to the conditions of equilibrium for a rigid body in 3 dimensions. The conditions for equilibrium for a rigid body subjected to a 3-dimensional force system requires that both the resultant force as well as the resultant moment acting on the body should be equal to 0. So basic conditions जो है equilibrium की वो same है कि किसी किस्म की unbalanced force और unbalanced moment जो है वो उस rigid body पे act नहीं होनी चाहिए. In other words, all the forces should be balanced as well as all the moments should be balanced. Only then that particular rigid body can be
term to be in equilibrium. So those two conditions may be expressed mathematically in terms of vector since we are dealing with 3 dimensions. So हम vector form में अगर बात करें तो we can write summation f to be equal to 0 as well as summation m to be equal to 0. Here summation f basically represents the vector sum of all the forces acting on that body. Similarly summation m की अगर हम बात करें तो it basically represents the sum of all the moments including couple moments as well as moments of all the forces about any point O located either on or off that body. So the basic conditions are same. There shouldn't be any force or unbalanced moment acting on that rigid body. Now, since we are dealing with 3 dimensions, so we can resolve these forces as well as these moments in terms of their component equations. That is, फोर्स को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ अलोंग आई जे एंड के यूजिंग यूनिट वेक्टर्स आई जे के कार्टेशियन नोटेशन में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. इसी तरह मोमेंट्स को भी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसको भी मैं कार्टेशियन नोटेशन में आई जे के यूनिट वेक्टर्स के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. इट मीन्स दैट फ्रॉम दिस वन फोर्स इक्वेशन आई एम गोइंग टू गेट these 3 component equations, that is summation fx equal to 0, summation fy equal to 0 and summation fz equal to 0. Similarly, from this one moment vector equation I am going to get 3 component equations, summation mx, summation my and summation mz equal to 0. So all in all I am going to get 6 equations of equilibrium for a rigid body. So for how many unknowns these 6 equations can be solved? सर 6 अननोन. 6 अननोन. सो आपने अपने सिस्टम में कोशिश करनी है कि आपके पास जो 6 इक्वेशंस हैं आपके पास अननोन्स भी 6 या उससे कम होने चाहिए. ओनली देन दैट पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड यूनिकली. अगर आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स 6 से ज़्यादा आ रहे हैं तो देन दैट सिस्टम कैन नॉट बी सॉल्व्ड यूजिंग द मेथड्स व्हिच वी हैव स्टडीड अप टिल नाउ. उसके लिए फिर आप आगे न्यूमेरिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करते हैं. बट दैट इज आउट ऑफ स्कोप फॉर दैट कोर्स. सो फॉर दिस कोर्स you are going to get a system that can be solved uniquely. In other words, the number of equations should be less than or equal to the number of unknowns जो कि आपके पास किसी भी सिस्टम में आ रहे हैं. फिर इसमें हमने जब सपोर्ट रिएक्शंस की बात की थी तो बार बार ये पॉइंट आया था कि ऑल्दो अगर हम जैसे एग्जांपल के तौर पे सिंपल जनरल बेयरिंग की बात करें तो जनरल बेयरिंग जो है वो 4 तरह की सपोर्ट रिएक्शंस जनरल बेयरिंग के ऊपर आती हैं. वंस वी रिमूव दैट जनरल बेयरिंग 2 ट्रांसलेशन होती हैं और 2 रोटेशन होती हैं. हाउएवर if you are considering a rigid body which is being supported elsewhere as well with some general bearing, hinge or pin support, तो फिर आपकी रोटेशनल जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, आपकी जो रोटेशनल सपोर्ट रिएक्शन है, कपल मोमेंट्स हैं, वो रिडंडेंट हो जाती हैं और आप उनको अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे शो नहीं करते जब आपके पास कोई भी रिजिड बॉडी मल्टी पॉइंट सपोर्ट के ऊपर मौजूद होती है. सो मल्टी पॉइंट सपोर्ट के केस में आप सिर्फ रिएक्शन फोर्सेस जो है वो शो करते हैं बिकॉज कपल मोमेंट जो है वो रिडंडेंट हो जाते हैं और उनको आप अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे शो नहीं करते. आई होप कि दैट पॉइंट वाज क्लियर टू ऑल ऑफ यू जब हम लास्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे थे. यस सर. चलें, सो विद दिस लेट अस स्टार्ट विद अ फ्यू एग्जांपल्स रेलेवेंट टू दिस टॉपिक. ऑल्दो लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो हमने फ्री बॉडी डायग्राम की हद तक तो कुछ चीज़ें सॉल्व की थी लेकिन हमने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई नहीं की थी 3 डायमेंशंस में. आज हम जो भी प्रॉब्लम्स कंसिडर करेंगे पहले हम उनकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फिर हम उनके ऊपर इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एग्जांपल व्हिच इज एग्जांपल 5-15. आई होप के द स्लाइड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. आपके पास एक अदद प्लेट है, होमोजेनस प्लेट जिसका मास आपको गिवन है व्हिच इज 100 kg and this plate is subjected to a force and couple moment along its edges as shown to you. That is, आप इसके ऊपर एक अदद 300 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और 200 न्यूटन मीटर की मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं इन 2 पॉइंट्स पे और एच पे जो कि आपको शो किए गए. दिस प्लेट इज बीइंग सपोर्टेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन by 3 things. The first one is a roller being applied at point A. The second one is a ball and socket joint which is being applied at point B, and the third one is a cable which is being applied at point C. So ये जो plate है ये 3 जगहों से आपके पास support की जा रही है, roller, ball and socket joint as well as cable. आपसे कहा जा रहा है कि you need to determine
the components of reaction at these three support points. So हमें reaction forces find करनी है at point A, B, and C. So starting first of all drawing the free body diagram of this plate. At point A we have a roller support. So once we remove that roller support, what should we get? The normal force. Of reaction force. What would be the direction of that reaction force? If we define the three axes to be x, y, and z axis, आपकी ये तीन axes define की गई हैं. So what should be the direction of that support reaction at point A? Z axis. So we are going to get a support reaction AZ in this direction. I hope that this AZ is clear to all of you. Yes, sir. Challenge. So moving to point B, which is a ball and socket joint. What type of support reactions do we obtain whenever a ball and socket joint is being involved in rigid body equilibrium? किस तरह के reactions आते हैं ball and socket joint पे? Do you remember? Sir, translation वाले वो apply होगा ना, translation को. So since a ball and socket joint restricts translation along all the three axes, so whenever a ball and socket joint is being removed, we are going to get three reaction forces along the x, y, and z axis. So let us name those forces as bx, by, as well as bz. ठीक है, ये point clear है ball and socket joint का? Any question regarding reactions at point B? Okay. No, sir. What about point C? What type of reaction do we get at point C? So tension force you. Tension force आ जाएगी. So let us rename that force as the tension in this cable and rename it as TC. Okay, so is our free body diagram now complete? Yes, sir. Just a small thing, we need to show these applied forces and moments on our free body diagram as well. So आपके पास applied force है 300 Newton की, आपके पास moment है 200 Newton meter का. Have we forgotten something on the free body diagram? Yes, sir. Weight 100. Weight. So since it is a homogeneous plate, what should be the direction of this weight? So downward. Z Downward. And what should be its Z. location? Center. What should be the location? Line. So, the center of the center of this plate or the center of area. So we are going to draw the weight W acting at the center of this plate. I hope that this point is also clear to all of you. जी सर. चलें, एक्सेस मैं दोबारा इसी के ऊपर शो कर लेता हूँ. X axis, Y axis and Z axis मेरे पास ये आ गई हैं. Okay, now coming to the conditions of equilibrium which we are going to apply. The first condition is summation Fx equal to 0. So what do you think from the free body diagram? What are the forces which I should include in this equation Fx? So Bx. There is only one force as per our free body diagram, which is Bx acting along the x-axis. So we can directly write Bx to be equal to 0, isn't it? जी सर. Okay, moving to the second equation. अच्छा, जरा free body diagram को गौर से देख के बच्चे, how many unknowns are there in this free body diagram? So 5. 5 support reactions are basically the unknowns. So it means कि how many equations are required for solving the system? 5 equations हमें चाहिए होंगी. So हमने start की force summation से, summation Fx से हमें Bx की value मिल गई. What about summation Fy? What are the forces acting along y-axis? BZ, AZ and TC. Y-axis. Sir, BY. और कोई force जो y-axis के along act हो? नहीं. So it means that दो unknowns तो आपके पास 0 आ गए. Bx भी 0 है, आपके पास By भी जो है वो 0 आ गए. Okay, coming to the third equation, which is the summation of forces along the z direction, summation Fz equal to 0.
the forces which are acting along z axis, the first one is AZ, BZ and negative 300. the second one is BZ, ये तो आपके सपोर्ट रिएक्शन आ गए, इसके अलावा द PC टेंशन फोर्स, तो ये तीन तो आपकी सपोर्ट रिएक्शंस आ गए। नॉन फोर्सेस कौन कौन सी हैं z डायरेक्शन में? Sir, minus 300 and minus weight 100 into Minus 9.81. 300 and minus weight. What should be the value of weight? 98.1. 100 kg into 9.81. 981. 981, ठीक है? Let me call it as equation number 1. I hope कि summation FZ clear है सबको। जी सर। चलें, now coming to the crucial part, fourth summation तो आप चूंकि पहले चैप्टर से कर रहे हैं वो कोई इशू नहीं है। Let us now move on to the moment summation. So starting with summing the moments about the x-axis, summation mx equal to 0. Okay, starting with AZ. Would AZ create some moment about x-axis? Yes sir. Okay. What is the moment arm of AZ from x-axis? Sir, 2 meter. थोड़ा सा free body diagram गौर से देखें. Isn't it कि AZ is passing from x-axis? No. Yes, AZ is not. सर डिपेंड करता है ओरिजिन अपने आप काम पे मतलब समझ रहे हैं। ये देखें, मैंने तो आपको x-axis शो किया हुआ है जो कि ब्लैक से ड्रॉ हुई हुई ऑलरेडी, x y z. अच्छा जी सर। तो जी सर AZ तो x-axis से पास हो रहा है ना? बिल्कुल सर। तो क्या ये मोमेंट क्रिएट करेगा? नहीं सर, फिर नहीं करेगा। No. नहीं sir. So since AZ is passing from the x-axis, so it would not create any moment because the moment arm in this case is going to be 0. Okay, so AZ would not create any moment about x-axis. Moving forward, what about BX? Would it create any moment about x-axis? नो सर। Reason? It is passing through. जी, reason क्या है? सर रीजन वही रीजन होगा, पासिंग थ्रू लाइन ऑफ एक्स। नहीं, BX की बात कर रहा हूं मैं। Is BX passing through x-axis? सर एक क्वेश्चन था। जी पूछिए। सर हमने एक्स वाई जी एक्सिस या इस पॉइंट पे क्यों ले रहे हैं सर, हमने सी पॉइंट पे क्यों नहीं लिए? देखिए, हमारी अपनी चॉइस है, हम जहां लेना चाहें हम ले सकते हैं। मैंने तो उस प्लेट के एक कॉर्नर को ओरिजिन बना लिया है, उससे मैं एक्स वाई और जी एक्सिस जो है वो ओरिजिनेट कर रहा हूँ। ये नहीं सर, हम चेंज कर सकते हैं राइट? अब आपकी अपनी चॉइस है, आप जहां चेंज करना चाहे कर सकते हैं। मैंने अपनी एनालिसिस के लिए इस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर किया है जो येलो से शो की है। ओके राइट सर, राइट। ओके, चलें, बी एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट बनाएगा कि नहीं ये बताएं। सर फिर इस हिसाब से तो बनाएगा। बनाएगा। क्या बी एक्स पैरेलल नहीं है एक्स एक्सिस के? राइट सर, राइट राइट राइट। मोमेंट होता क्या है जो टर्निंग इफेक्ट बनाए, तो अगर कोई फोर्स पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो क्या वो कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी? नो सर। नो। सो आपने एजी के भी मोमेंट डिस्कस कर लिया, वो जीरो मोमेंट बनाएगा, बी एक्स भी जीरो मोमेंट बनाएगा। व्हाट अबाउट बी वाई? वुड इट क्रिएट मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस? यस सर। आर यू श्योर? नो सर। सर पी वाई तो परपेंडिकुलर नहीं है अगर देखें एक्स एक्सिस के। पास करते हैं सर। If we extend the line of action of by, would it be passing through the x-axis? Yes, sir. तो अगर कोई फोर्स उस एक्सिस से पास कर रही है तो क्या वो मोमेंट बना रही होती है? मोमेंट आर्म अगेन जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, तो bx और by दोनों मोमेंट नहीं बनाएंगे। What about bz? Would it create moment about x-axis? Yes, sir. Okay, so what should be that moment? Perpendicular distance कितना है? Sir, 2 meters. 2 मीटर है, और bz जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। Sir, counter clockwise. आप अगर इस तरफ से देखें, साइड व्यू अगेन ड्राइंग आपने पढ़ी हुई है, आपके पास bz जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज बनाएगा या क्लॉकवाइज बनाएगा? Sir, counter clockwise. काउंटर क्लॉकवाइज। सो काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव? Positive, sir. पॉजिटिव साइन से। सो bz के साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और क्योंकि पहली टर्म थी पॉजिटिव, आप बेशक ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। ये पॉइंट हर एक को समझ आ गया है यहाँ तक?
ये एक दफा आप रिपीट कर देंगे कि bx क्यों नहीं बना रखा? देखिए आपसे मैं कहूं कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, आपके पास एक फोर्स है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। ऑल्दो आप कह सकते हैं कि इसका डिस्टेंस तो मौजूद है, ये एक्स डिस्टेंस है, बट ये तो इस डायरेक्शन में जा रही है, टर्निंग इफेक्ट कोई बना ही नहीं रही एक्स एक्सिस के अबाउट, तो इसलिए मोमेंट आपका जीरो हो जाएगा। जब भी कोई फोर्स किसी एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो मोमेंट जीरो क्रिएट करती है, ठीक है। और सर by सर, अच्छा बी वाई, तो जरा गौर से देखें, मैं बी वाई की लाइन जब एक्सटेंड करता हूं तो वो कौन सी एक्सिस से पास हो रही है? एक्स एक्सिस से पास नहीं हो रही। ठीक है। तो जब एक्स एक्सिस से पास हो रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फिर जीरो हो गया। थैंक यू। चलें, सो BZ2 हर एक को आई होप कि क्लियर हो गया होगा। कमिंग टू द जो -981 है सर, ये काइंडली बता दें किसका है? कौन सा साइन -981? यस सर। ये 981 है क्या? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं। सर यही पूछ रहा हूँ सर, ये कैसे आया 981? देखिए आपका वेट कितना है? वेट है ना, वेट mg के बराबर होता है ना, m 100 है, g 9.81 है, तो आपके पास वेट 981 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इट इज दिस वेट विच इज एक्टिंग अलोंग द नेगेटिव z एक्सिस, तो इसलिए 9 माइनस साइन के साथ लिखा गया है। क्लियर है? यस सर। चलें, what about the tension TC? Would it create any moment about x axis? Yes, sir. It will create. यस सर। कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है TC का x एक्सिस से? Sir, 2 यूनिट से। क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट x एक्सिस से? counter clock. काउंटर क्लॉकवाइज, so इसको भी मैंने पॉजिटिव साइन के साथ लिख दिया। What about this 300 Newton force? Would it create any moment about x axis? Yes, sir. जी, 300 न्यूटन की फोर्स मोमेंट बनाएगी x एक्सिस से अबाउट? सर ये एक्सिस से पास कर रहा है। नहीं सर। x एक्सिस से पास कर रही है तो कोई मोमेंट नहीं बनाएगी। तो आखिर में क्या बच गया? वेट। वेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x एक्सिस से? सर 1। 1। और वेट क्लॉकवाइज बनाएगा काउंटर क्लॉकवाइज x एक्सिस के अबाउट? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो मैं इसको नेगेटिव साइन के साथ शो कर दूं एंड पुट द रिजल्ट इक्वल टू 0। दिस वुड बी माय इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी मोमेंट के हवाले से? सर ये 1 कैसे आया वेट का? देखिए वेट का, ये आपके पास x एक्सिस जा रही है, वेट और x एक्सिस के दरमियान ये डिस्टेंस टोटल 2 है, तो होमोजेनियस प्लेट है तो हाफ डिस्टेंस पे ये वेट एक्ट करेगा ना। ओके सर। Okay, now moving to the final equation, which is summation my equal to 0. What are the forces which are creating moment about the y-axis? Would AZ create moment about y-axis? यस सर। यस सर, Okay, perpendicular distance AZ का y-axis से कितना है? 3। 3। और AZ y-axis के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है या काउंटर क्लॉकवाइज? इस डायरेक्शन से आप अगर देखेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहे हैं तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव ठीक है। इसी तरह अगर मैं bx की बात करूं, क्या bx मोमेंट बनाएगा y एक्सिस के अबाउट? ये No, पास sir. कर देगा भाई एक्सिस। क्योंकि ये y एक्सिस पास कर रहे हैं तो मोमेंट नहीं बनाएगा। व्हाट अबाउट by? नो सर, पैरेलल है। पैरेलल। Since it is parallel to the y axis, so it would not create any moment. So what about bz? 3। यस ये सर बनाएगा। बनाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 होगा और क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नेगेटिव। क्लॉकवाइज, so नेगेटिव साइन मैंने लिख लिया। Coming to this force TC, would it create any moment about y axis? नो सर इट पासिंग। सर Because it is passing through the y axis. What about this 300 Newton force? Would it create any moment about y axis? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसका? 1.5। 1.5। 1.5
क्लॉकवाइज मोमेंट, काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट? काउंटर क्लॉक काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव आ गया। रिमेनिंग क्या रह गया? वेट। डेट सर। तो वेट कितना डिस्टेंस पे एक्ट करेगा? सर 1.5 का 1.5 फ्रॉम वाई एक्सिस। क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव। counterclockwise, so this is equal to 0 and let me call it as equation number 3. So total हमारे पास 5 unknowns थे already, इन दो इक्वेशन से 2 unknowns मिल गए, so remaining 3 unknowns, 3 equations है आपके पास, 3 unknowns हैं. Can you solve it now? जी सर। Yes, sir. So equation 1, 2 and 3 can be simultaneously solved in order to find out the value of AZ, BZ and TC. So this is the solution. Once you solve it, these are going to be the values of the support reactions AZ, BZ and TC. Now what does this negative sign represents? Sir, our supposition was wrong. G, that our supposition regarding BZ was wrong. Rather BZ is acting opposite to our assumed direction. I hope कि कोई चीज, कोई क्यूरी आपकी जी पूछें। यस सर, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हमें पता चल जाता है कि उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, लेकिन अगर उस वैल्यू को मसलन BZ की वैल्यू किसी और इक्वेशन में डालना है तो वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डालेंगे? नहीं, वहाँ पे हम अपनी फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से जो इक्वेशन लिखी है उसके हिसाब से हाँ नेगेटिव वैल्यू ही डालेंगे, क्योंकि आपने जो इक्वेशन लिखी है वो तो इस फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से लिखी है ना, जिसमें आपने BZ पॉजिटिव अज्यूम किया हुआ है, तो इसके हिसाब से आपको जो वैल्यू डालनी होगी तो वो नेगेटिव वैल्यू डालेंगे अगर कहीं BZ की वैल्यू डालनी है। ठीक है, अगर उसका जवाब माइनस आ गया, हमें पता लग गया कि हमने उसकी जो सपोजिशन की है वो सही नहीं की, तो हम दूसरी इक्वेशन में फिर हम वो डाल के दोबारा उसमें ये सपोजिशन करेंगे कि ये भी गलत है, इसकी निस्बत जस्ट वेट। हमने ये जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है ना, अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये था BZ की वैल्यू, हम फिर BZ की वैल्यू को उल्टा बना के फिर सारी इक्वेशंस लिखें, ठीक है, वो हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये कहेंगे कि BZ की ये जो वैल्यू नेगेटिव आई है, इसका मतलब क्या है कि हमारा अज्यूम डायरेक्शन BZ का करेक्ट नहीं था, और उसको हम रिवर्स सिर्फ लिख देंगे, दोबारा फ्री बॉडी डायग्राम या इक्वेशन जो है वो रीराइट नहीं करेंगे। सर अगर हमने नेगेटिव साइन लिख लिया है तो सर ये एक्सप्लेनेशन या रीड्राइंग की फिर से जरूरत पड़ती नहीं है मेरे ख्याल। ऑल्दो आप ये ना भी लिखें तब भी कोई इशू नहीं है, नेगेटिव साइन इंडिकेट ही यही चीज कर रहा है, लेकिन अगर लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है। चलें, सो लेट अस मूव टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अभी तो हमने बहुत आसान प्रॉब्लम से स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद ब्रेक कर लेंगे और ब्रेक के बाद हम एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। आपको एक फिगर नजर आ रही है, फिगर एग्जांपल 5-16 की, जिसमें एक रिजिड बॉडी है विच इज बीइंग सपोर्टेड एट 3 पॉइंट्स। एट पॉइंट ए इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एट पॉइंट बी इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय अ जनरल बेयरिंग, whereas at point C this rigid body is being supported by a roller. You need to determine the components of support reactions at point A, B and C in order to keep this body to be in equilibrium. I hope कि ये फिगर हर एक को क्लियर है। एक्सेस ऑलरेडी डिफाइन हुई है। At point A we have a ball and socket joint. So what type of support reactions we are going to get at point A? सर XYZ तीनों एक्सिस के अलोंग हमें ट्रांसलेशन रेस्ट्रिक्ट होने की वजह से फोर्स कंपोनेंट जो है वो मिल जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज AX, AY एंड AZ. ओके, मूविंग टू पॉइंट C फर्स्ट ऑफ ऑल, B की हम बाद में बात करेंगे। पॉइंट C जो है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? रोलर से। रोलर। सो व्हाट्स वी गेट when we remove this roller? normal force. और in other words हमारे पास जो फोर्स आनी चाहिए वो किस डायरेक्शन में आनी चाहिए? पॉजिटिव Z एक्सिस। तो CZ के तौर पे हमने इस फोर्स को शो कर लिए। Okay, now coming to point B which is being supported by a general bearing. So on what axis this bearing is being mounted? Sir, Y axis. Y axis. So what type of support reactions we are going to get if this bearing is being mounted on along the Y axis? Sir, X axis पे, Z axis पे और सर ये मोमेंट का कंफर्म मोमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें
तो ट्रांसलेशन रेस्ट्रिक्ट होने की वजह से हमें यहाँ bx मिल जाएगा और साथ साथ हमें यहाँ bz मिल जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है रेक को? यस सर। सिर्फ तो अननोन ही 6 हो गए तो हम फिर मोमेंट्स नहीं करेंगे काउंट। देखिए टोटल 6 अननोन तो आपके हो गए हैं। अब आपको वो पॉइंट याद है जो हमने बार बार पिछली दफा डिस्कस किया था कि व्हेनेवर rigid body is being supported at multi points by bearings, hinges, ball and socket joint, rollers or pin joints, then the moments are not being pushed on the free body diagram because they become redundant. चलिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी लगा हुआ है और बी पे जनरल बेयरिंग भी लगा हुआ है। क्या ये रिजिड बॉडी जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट इन दोनों सपोर्ट की वजह से रोटेट कर सकती है? नो सर। क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है बिकॉज ऑफ अ रोलर एट सी? नो सर। क्या ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है ए और बी के सपोर्ट होने की वजह से? नो सर। तो ऑलरेडी ये आपकी जो ट्रांसलेशन आपने रेस्ट्रिक्ट की है इनसे रोटेशन ऑटोमेटिकली रेस्ट्रिक्ट हो गई है। अगर आप bx और bz के साथ मोमेंट भी शो करेंगे तो वो एक तरह से रिडंडेंट होगी जो कि आपके नंबर ऑफ अननोन्स 8 बना देगी। 6 इक्वेशंस 8 अननोन्स आपका सिस्टम जो है वो सॉल्व नहीं किया जा सकेगा। तो यही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि व्हेनेवर रिजिड बॉडी इज बीइंग सपोर्टेड एट मल्टी पॉइंट्स बाय बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, रोलर जॉइंट, जनरल बेयरिंग्स और पिन जॉइंट्स और हिंजेस, आपके पास फिर कपल मोमेंट्स जो है वो रिडंडेंट हो जाते हैं जिनको आप फ्री बॉडी डायग्राम पे शो नहीं करते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर, मगर क्वेश्चन में ये भी होना नहीं चाहिए वो अलाइनमेंट का के देखिए वो लिखा है या नहीं लिखा, अगर मल्टी पॉइंट आप सपोर्ट कर देते हैं तो यू डोंट नीड टू इंक्लूड कपल मोमेंट्स। सर वैसे कुछ अगर आप मल्टी जो भी मल्टी जॉइंट होगा सर, कुछ केसेस में तो रोटेशन होगी ना, मोमेंट तो परमिसिबल होगी सर। मसलन फॉर इंस्टेंस एक लाइन में तीनों लगे हुए। देखिए वो तो डिफरेंट है ना, यहाँ आपकी एक लाइन में नहीं लगे हुए, यहाँ मैं वैसे पॉइंट्स बोल रहा हूं सर आपको। हाँ, अगर तो तीनों जनरल बेयरिंग आपने एक ही लाइन में लगा दिए फिर तो वो एक लगाएं या 3 लगाएं कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वो सेम एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो उस सूरत में आप कर सकते हैं कि प्रॉपर्ली अलाइंड वैसे होना चाहिए ना हर सवाल। अगर वो लिख देता है तो वेल एंड गुड। कुछ प्रॉब्लम्स में उसने लिखा भी है जैसे हमने पिछली फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाई थी, लेकिन कुछ जगह अगर नहीं भी लिखा होता तो वी आर गोइंग टू अज्यूम कि व्हेनेवर अ रिजिड बॉडी इज बीइंग सपोर्टेड एट मल्टी पॉइंट्स बाय दीस बेयरिंग्स और हिंजेस और पिन जॉइंट्स, तो हम जो है वो सपोर्ट रिएक्शंस के तौर पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स रिएक्शंस जो है वो शो करेंगे। ठीक है, चलें। सो स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन, इसके ऊपर और कुछ भी आना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम पे। एक तो आपकी अप्लाइड फोर्स आ जाएगी 900 न्यूटन की। ठीक है, ओके, स्टार्टिंग विद समेशन fx इक्वल टू 0, व्हाट आर द सपोर्ट रिएक्शंस और फोर्सेस एक्टिंग अलोंग x एक्सिस फ्रॉम द फिगर? Sir, ax and bx. ax and bx, so I'm going to write ax plus bx should be equal to 0. Let me call it as equation number 1. Okay, moving forward, summation fy equal to 0. From the free body diagram, can you identify any force acting along the y-axis? Sir, ay. Ay. So I can directly write this ay to be equal to 0. ठीक है, इक्वेशन 2 का नाम दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट अबाउट समेशन fz? AZ, BZ, CZ and 900. AZ, BZ, CZ plus or minus 900 rather. Should be equal to 0. So फोर्स इक्वेशंस तो आसान थी। आप जैसा मैंने पहले भी कहा, फोर्स जो कि चैप्टर 2 से फोर्सेस को कंसिडर किए जा रहे हैं और ये इक्वेशंस लिख रहे हैं, तो आई होप कि फोर्स के हवाले से किसी का कोई डाउट नहीं है। Okay, now moving to the moment equations and starting summing the moments about point x, about axis x, summation mx equal to 0. Can you identify any starting with point A, ax, ay, az? क्या ये x एक्सिस के अबाउट मोमेंट क्रिएट करेंगे? नो सर। नहीं सर, सारे एक्सिस से पास कर रहे हैं।
क्योंकि ये तीनों रिएक्शंस एक्स एक्सिस से पास कर रहे हैं, सो दे आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस. Moving forward, what about bx? Would it create any moment about x axis? No sir. No, sir. सर एक्स एक्सिस के पैरेलल है. X axis के parallel है. Okay. What about bz? Would it create any moment? Yes sir. Perpendicular distance क्या है bz का? 0.8 sir. 0.8. Clockwise, counterclockwise. Sir counterclockwise. Clockwise तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, उसको बेशक पहली टर्म है तो आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है. तो आपने ax, ay, az की बात कर ली, आपने bx, bz की बात कर ली. What about cz? Would it create any moment about x axis? Yes sir. क्रिएट करेगा cz into 1.2. 1.2. Clockwise, counterclockwise. Counterclockwise. तो आपने पॉजिटिव डाल लिया साइन इसके साथ. What about this 900 Newton force? Would it create any moment about x axis? 0.4 मोमेंट आ गया इसका. 0.4 मोमेंट आ गया. Clockwise, counterclockwise. और सर ये क्लॉकवाइज होगा. ये clockwise होगा, so you have included a negative sign here. ठीक है, equal to 0. So this would be equation number 4. यहाँ तक क्लियर है? कोई चीज अगर किसी को ना समझ आई वो पूछ सकता है mx के हवाले से. Okay, now coming to summation my, would ax, ay, az create any moment about y axis? No sir. Because all three of them are passing through y axis, so moment No, नहीं right. आएगी. What about bx and bz? No sir. They both are also passing through the y axis, so they would not create any moment about y axis. What about cz? Would it create Yes, any sir. moment about y axis? Yes sir. What is the perpendicular distance? 0.6 sir. 0.6. Counterclockwise or clockwise? Sir counterclockwise. Counterclockwise. So I'm going to include it with a positive sign. Now coming to the last force, which is this 900 Newton force. Would it create any moment about y axis? Yes sir. 0.4. 0.4 इसका perpendicular distance आ जाएगा. Direction क्या होगा? Clockwise, counterclockwise? Clockwise. So I am going to include it. और ये मेरे पास equation number 5 हो जाएगी. Clear है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट mx या my के हवाले से? Okay, so moving forward, क्योंकि 6 unknown थे, we need to have the sixth equation as well. Summation mz equal to 0. What are the forces which would create moment about z axis, starting with ax, ay, az? क्या ax, ay, az कोई moment बनाएंगे z axis के about? No sir. No sir. No sir. Because all three of them are passing through the z axis. Okay. What about bz? Would it create any moment? No Parallel sir. है It is sir, parallel नहीं. to the Z. Parallel है तो नहीं बनाएगी. What about bx? Yes sir. बनाएगी. Yes बनाएगी. sir. Perpendicular distance कितना है z axis से bx का? 0.8 sir. 0.8. Clockwise, counterclockwise? Sir clockwise. Clockwise. किस तरह आपने जज किया? कौन सा व्यू देखेंगे आप? Top. Sir top view. टॉप व्यू से देखेंगे. तो टॉप व्यू से अगर हम देखें तो bx जो है वो z एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट बना रहे हैं. ओके, व्हाट अबाउट दिस 900 न्यूटन फोर्स? वुड इट क्रिएट एनी मोमेंट अबाउट z एक्सिस? No sir. रीजन? एंटी पैरेलल ही पैरेलल. पैरेलल यानी पैरेलल है z एक्सिस के. व्हाट अबाउट cz? No sir. नो, इट मींस के और कोई फोर्स मोमेंट नहीं बनाएगी. तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी. अब सॉल्व कैसे करेंगे? इक्वेशन 2 से आपको ay की वैल्यू मिल गई. इक्वेशन 6 से आपको bx की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 0 होगी. दो अननोन्स मिल गए. मजीद कैसे सॉल्व करेंगे? सर bx 0 है तो ax भी 0 होगा. ये bx 0 है तो ax भी 0 होगा. तो यहाँ से आपने ax को भी 0 कर लिया. इक्वेशन नंबर 5 से आपको cz की वैल्यू मिल जाएगी. तो 4 अननोन्स मिल गए, 2 रह गए. आराम से आप इक्वेशन 4 और 3 से भी आ जाए. इक्वेशन 4 से आपको
BZ की वैल्यू मिल जाएगी। जब BZ और CZ मिल गए तो इक्वेशन 3 से आपको AZ की वैल्यू मिल जाएगी। सो दीज वैल्यूज आर फ्लैश्ड हियर एज शोन टू यू। आई होप कि इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई चीज, कोई मोमेंट, कोई डायरेक्शन, कोई साइन आपको ना समझ आया हो, काइंडली अभी पूछ सकते हैं।